मध्य प्रदेश में मिशन 2023 बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति वाला बन रहा है। दोनों पार्टियां किसी भी हाल में सत्ता पाने की कोशिश में लगी हैं। इसके लिए एक एक वोट सहेजने की तैयारी है। सभी वर्गों को साधा जा रहा है। एक दूसरे के दल में सेंधमारी चल रही है। इसके साथ ही अब उन बागियों को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, जिन्हें बगावत, भीतरघात और दगाबाजी के आरोप में घर बैठा दिया गया था, या फिर पार्टी के लिए उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। कांग्रेस ने तो बाकायदा अपने जिला प्रभारियों को इन्हें मनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सिंस वेरी फर्स्ट डे इस बात के लिए निर्देश दिया गया है कि जब किसी एक को मौका मिलता है और दूसरे की अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसके मन में थोड़ा सा असंतोष आता है। तो व्यक्तिगत असंतोष उतना मायने नहीं रखता। ये हमारे प्रभारी जाके उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं और उनको फिर से सक्रिय कर रहे हैं। कोई उम्र की वजह से, कोई स्वास्थ्य की वजह से घर बैठा है, तो उन लोगों से जाके भी हमारे प्रभारी मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये कवायद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इसी मुहिम में लगी है। प्रीतम लोधी जैसे नेताओं की घर वापसी कराकर बीजेपी ने भी संकेत दे दिए हैं कि जो भी वोट बढ़ा सकते हैं, सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ये बात दीगर है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागियों को मनाने की मुहिम पर तंज कस रहे हैं। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी, तो वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। मध्य प्रदेश में 2018 में 1% वोट से भी कम वोट के अंतर से तख्ता पलट हुआ था। इस बार दोनों पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दोनों पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है। आपकी नजर दोनों पार्टियों के साफ सुथरी छवि और जनाधार वाले नेताओं पर है, खासकर जो बागी बनकर अपने जनाधार का प्रदर्शन कर चुके हैं। बागियों के प्रति बीजेपी और कांग्रेस की अचानक जगे प्रेम की एक वजह शायद ये भी है। देखना ये है कि दोनों पार्टियां अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में कितना कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा 23 की डगर, रूठों पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में 2023 अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में जो MP का चुनावी रण है वो सजने लगा है। धीरे धीरे तमाम सारी चीजें वो अब दिखने लगी हैं, चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस या फिर इसके अलावा अन्य दल, आम आदमी पार्टी, ओवैसी की पार्टी या फिर जयस, सब अपने अपने तरीके से रणनीति, स्ट्रेटजी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, हर वो दांव, हर वो रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो कसक 2018 के चुनाव में रही उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडे के मुख्य बिंदु। बागियों भीतर घातियों का उद्धार। बागी असंतुष्ट नेता करेंगे चुनावी बेड़ा पार, ये सवाल। क्या आपकी दस्तक के बाद बीजेपी कांग्रेस को चलाना पड़ रहा कमबैक प्लान? सफल होगा रूठों को मनाकर वोट बढ़ाने का फार्मूला? ये बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि एक एक रणनीति पर
जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों काम कर रहे हैं। और जो अब नया फार्मूला देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस की हम बात कर लें या बीजेपी की हम बात कर लें, कि जो रूठे हैं उनको समय रहते मना लिया जाए, जो घर बैठे हैं उनको घर से निकालकर मैदान में तैनात कर दिया जाए, या फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोनों एक दूसरे के रूठों पर, असंतुष्टों पर, बागियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि कैसे अगर वो पार्टी के लिए फायदेमंद है तो कैसे अपने पाले में उनको लाया जाए। आज जी इसी मसले पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में है सुदेश शर्मा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है सुदेश जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और हमारे साथ में है अनिल पटेल जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुदेश जी मैं आपके पास में आता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये जिम्मेदारी दी गई है जिला प्रभारियों को कि जो रूठे हैं उनको टटोल लिया जाए, जो घर बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कहा जाए कि भाई अब आपकी ज़रूरत है, मैदान में आइए। दूसरी तरफ ये भी नज़र कि बीजेपी का कौन असंतुष्ट है, कौन बागी है, उसको भी देख लिया जाए, टटोल लिया जाए। क्या एक ये नई रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है? राजेश जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कांग्रेस वैसे तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ बूथ स्तर पर, चाहे मंडलम सेक्टर की बात करें, पूरी तौर पर मजबूत है। लगातार हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के हकों को छीनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मध्य प्रदेश की जनता उद्वेलित है भारतीय जनता पार्टी से, और मध्य प्रदेश के तस्वीर को चाहती है कि उसे विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए माननीय कमलनाथ जी के रूप में, और ये टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री से विदाई चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। अब आप बात करते समन्वय की, तो आपने 2018 का वाक्य आपको याद होगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी समन्वय का काम कर रहे थे, समन्वय समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने ऐसा समन्वय बनाया था कि अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए, जब वो तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा अब की बार 200 पार। हस्त्र क्या हुआ, सबने देखा, जनादेश कांग्रेस को मिला, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इनने खरीद फरोख्त के माध्यम से, छल कपट से चलती हुई सरकार गिरा दी। मतलब मध्य प्रदेश के उस विजन को गिरा दिया जिस विजन को माननीय कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो, 100 रुपये में सूर्य बिजली देने का काम हो, युवाओं के रोजगार की संरचना तैयार करना, चाहे वो धार्मिक, अगर बात करें धर्म की बात करती है, ये गौशालाओं की बात करती है, गौपर राजनीति करती है, 1000 गौशालाएं बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया। जनता इस बात को समझ रही है। अब आप कहते हैं समन्वय कैसे बनेगा, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता किसी वजह से, मैं समझता हूँ हम परिवार के लोग भी कभी कभी बिखर जाते हैं और रूठ जाते हैं एक दूसरे से, और राजनीति में भी कमोबेश ऐसा ही है। जैसे आप राजेश जी मुझसे नाराज हो जाएं और मैं आपके घर पहुंच जाऊं तो कहूँ भाई राजेश जी एक गिलास पानी पिलाएंगे क्या, तो आपकी नाराजगी पल भर में दूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे नेता ये काम भी करेंगे। अब आप कहते हैं कि उनकी भाजपा की, तो भाजपा की स्थिति ये है शिवराज, महाराज और नाराज। चलिए बिल्कुल सुदेश जी, इस तरह से आप कह रहे हैं कि अब जो कांग्रेस है वो पानी लेकर निकल चुकी है रूठों को बनाने, कुछ कह रहे हैं। 30 सेकंड में बात रख लीजिए, मैं फिर सीधे अनिल जी के पास में आऊंगा। सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बढ़ चुकी है, शिवराज, महाराज और नाराज। जब से सरकार बनी अभी तक निगम मंडल तक नहीं बना। लेकिन सुदेश जी, आप भी तो, कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं इसी तरह की स्थिति से जूझ रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता इकट्ठे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। सीएम चेहरे की बात आती है, पोस्टर लग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ नेता आपके अपनी नाराजगी दिखाते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जब अध्यक्ष बने थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और जब हम मेजोरिटी में आ गए तो मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी दिग्विजय सिंह जी ने ली थी। तो हमारी ये परंपरा है, जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। मैं आता हूं सुदेश जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। अनिल पटेल जी हमारे साथ में है। अनिल जी, चूंकि जिस तरह की बात हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति बीजेपी में भी है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गई है। अब तो ये है कि कैसे भी एन केन प्रकारेण कैसे विजय हासिल करना है, और यही कारण है कि चाहे प्रीतम लोधी की हम बात करें, कुछ दिन पहले उनकी नाराजगी पार्टी से, पार्टी के नेताओं से किस कदर थी, किस तरह के उनके बयान आ रहे थे, बाकायदा उनको फूल माला गुलदस्ते देकर आपने उनको स्वीकार कर लिया। या फिर मोना सुस्तानी की हम बात करें, जो कि कांग्रेस में थी, अब आपके पास में आ गई हैं।
क्या इसी स्ट्रेटेजी पे बीजेपी भी काम कर रही है कि जो रूठे क्योंकि आपके दल में भी तमाम सारे रूठे हैं, नाराज हैं कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के आने के बाद, क्या अब इस रणनीति पे अभियान चलाया जा रहा है कि इनको मना लिया जाए समय रहते? देखिए राजेश जी, जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है और हम 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। और वे चुनाव होने के बाद ही हम कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यक्रम, कार्यालय और ऐसे तमाम प्रकार के हमारी एक कार्य पद्धति है। इसी तारतम्य में हमारे बूथ में मजबूत स्थिति है और त्रिदेव और हमारे पन्ना प्रभारी और ये सारी चीजें हैं ही। संगठन का आधार पे मजबूती कैसे हो, इसके लिए बूथ विस्तारक अभियान 2 है हमारा और 31 तक चलने वाला है। जहाँ तक बात रही कांग्रेस के जो आरोप लगाए हैं कि ऐसी स्थिति चाहे मोना सुस्तानी जी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में नेताओं कोई बचे नहीं हैं और जो बचे हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। इस कारण से वो वहाँ से दूर होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। लेकिन अनिल जी, आप इतने सारे कांग्रेस के नेता लेते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो आपके पुराने बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक झंडा बुलंद किया है, पोस्टर बैनर लगाए हैं, उनको नहीं लगता कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, मैं उदाहरण से बात रखना चाहूंगा। जैसे मोना सुस्तानी जी ने ज्वाइन किया है और अपने दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे तो उन्होंने बात ही नहीं करी। जी ने भी कहा है कि अगर टिकट मिलेगा, अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी तो मैं लड़ूंगी, और नहीं मिलेगा तो जिसको भी मिलेगा मैं उसके साथ हूँ। तो स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ टिकट मिलेगी तभी वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम करने की इच्छा जताई है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनको, वो एक समाज सेवा के रूप में काम भी कर रही हैं और कुछ उनके अभियान भी हैं अनिल जी, शुरू में तो सभी ऐसा कहते हैं, अपनी जताई। अनिल जी, शुरू में तो सभी कहते हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षा होती है राजनीति की, सियासत की, लगता है कि उन्हें भी टिकट मिले। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ में है। हर्षवर्धन जी, आप देख रहे हैं कि अब जो स्थिति है करो या मरो की है, और यही कारण है कि जिस तरह की चीजें अब कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही हैं कि सारी जो एक आइडियोलॉजी, विचारधारा या जो तमाम सारी चीजें होती हैं अब सब ताक पर हैं। कैसे भी हमें वो जो वोट शेयर की बात होती है कि वो बढ़ना चाहिए, कैसे न कैसे हमें फतह हासिल करना चाहिए, और यही कारण है कि जो बागी है उनको भी मनाया जा रहा है, जो दूसरे पार्टी के नाराज हैं उनको भी टटोला जा रहा है कि कैसे अपने फायदे के लिए उनको लाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे जैसे चुनावों की घड़ी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे ये क्रम और तेज होने वाला है। चाहे वो प्रीतम लोधी की बात हो, जो कि एक खास वर्ग के खिलाफ अपना बयान देते दिखाई दिए थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ था, वापस आ गए क्योंकि वे एक खास वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से ऐसा पॉलिटिकल पार्टी को लगता है। दूसरी बात, मुझे लगता है साहब, जब सत्ता की दौड़ होती है, जब सत्ता का संघर्ष होता है, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए निषिद्ध नहीं है, वर्जित नहीं है। और सारे आपकी विचारधारा हो, चाहे उसके द्वारा इतिहास में किए गए कृत्य हो, वो भुला के उसको गले लगाने में कहीं कोई कोताही नहीं है। अब मुझे लगता है जब ऐसी घटनाएं हमारे राजनीतिक परिदृश्य में होती हैं तो अल्टीमेटली जनता को डिसाइड करना है कि क्या वो व्यक्ति जो पाला बदल के अपने स्वार्थ से कहीं चला गया है या ले आया गया है, उसको हम वोट करें या ना करें। तो जनता ही लोकतंत्र की भगवान है। चुनाव आने वाले हैं और जनता सारा हिसाब सबका करने वाली। क्या हर्षवर्धन साहब, एक बात अहम यहाँ हो जाती है, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति देखें, जो चुनाव देखें जो हुए हैं इससे पहले, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही चुनाव होता रहा है। ठीक है, बीच में चाहे हम सपा की बात कर लें या बीएसपी की बात कर लें, खास क्षेत्रों में उसका वहाँ पर प्रभाव रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है मध्य प्रदेश में, या फिर ओवैसी की जो पार्टी आई है, या फिर जैस जिस तरह से ताल ठोक रहा है, इन चीज़ों ने क्या इन जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस, इनकी चिंता बढ़ा दी है, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे दिखने लगी हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया साहब। और जिस किस्म से
आदिवासियों को लामबंद करने की कोशिश हो रही है जैस के गठन के बाद। आदिवासी जो उनका गौरव है उसको जगाने की बात हो रही है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जयस जो है वो अभी उनके अलावा विधायक हैं कांग्रेस से, क्या अलावा कांग्रेस के साथ ही दोबारा कॉन्टेस्ट करते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या फिर और कहीं जाते हैं? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, जैसे बुरहानपुर में हमने देखा और जो दूसरे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहां देखा, नगरीय निकाय चुनाव में देखा, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वोट परसेंटेज गेन किया है ओवैसी ने। तो इस बार के चुनाव में एक एक वोट की टक्कर बहुत कड़ी होने वाली। चलिए, मैं बिल्कुल जिस तरह से आप वाजिब बात कर रहे हैं, सुदेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि दोनों ही, कोई पीछे नहीं है, ना बीजेपी पीछे ना कांग्रेस है, जिसको जब मौका मिल रहा है दूसरे दल का अपने पाले में वो कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से मोना सुल्तानी आपकी पार्टी में थी, यानी कि कांग्रेस में थी, और अब वो बीजेपी के साथ में है। आप कहते हैं कि जो इस तरह के नेता जा रहे हैं उनकी कोई यूएसपी नहीं है, कोई उनका किसी तरह का वजूद नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को ले रही है, और हम जिनको ले रहे हैं, जिस तरह से बीच में आपने जिस तरह से यादवेंद्र सिंह यादव को अपने पाले में लिया, और आप कह रहे हैं कि बहुत वैल्यू इनकी है। क्या ये क्राइटेरिया है कि आप कहते हैं कि जिसको मैं ले रहा हूं तो वो वजनदार है, जो बीजेपी ले रही है बहुत हल्का नेता है? राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ था। और बड़ा नाम क्यों हुआ था कि कांग्रेस में आने के बाद लोकसभा का टिकट देना, 2-2 बार केंद्र में मंत्री बनाना, 50-50 टिकट उनके कहने पे बना देना, 12-12 जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बनाना और 50-50 60-60 ब्लॉक अध्यक्ष बनाना। तो उन्हीं को बनाए हुए लोगों को कांग्रेस ने जिताया, और उन्हीं 28 को लेकर के जनता की और कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंप के इन्होंने सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। ये जनादेश वाली सरकार नहीं है शिवराज सिंह जी की। अगर जनादेश वाली सरकार होती, इनने कुछ काम किया होता, तो आज ये क्या बात बोल रहे हैं, परसों का बयान है और कल का भी बयान है। ये कह रहे हैं हम गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। अरे साहब, 19 साल से आप क्या घास सील रहे थे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश मॉडल कब बनेगा? आप गुजरात मॉडल की बात करते हो और आप करते हो इधर उधर की बातें। तो देसराज सिंह के ऐसा नाम है, राव देसराज सिंह, 3 बार के एमएलए रहे और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे वो। मैं उनसे मिल चुका हूं। उनके बेटे हैं यादवेंद्र सिंह, और वो यदुवंशी समाज में उनका और दूसरे समाजों में भी इतना वर्चस्व है कि जब राजधानी में वो कांग्रेस की सदस्यता लेने आए थे तो मैं समझता हूं 1500-1600 तो 4 व्हील वाहन आए थे उनके साथ, और हजारों लोगों ने आके सदस्यता ग्रहण की। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जब जनसंघ का संस्थापक सदस्य का बेटा और पूरे समाज के साथ आके कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या नाम है, मोना नेताओं को लेके चली जाती है जिससे वो सरकार बना लेती है। आपको नहीं लगता कि बहुत चौकन्ना रहने की आपको जरूरत है चुनाव के वक्त? देखिए, 2023 के चुनाव में जीतना तो हमारा तय है, क्योंकि जनता अब उद्दलित हो चुकी भाजपा के खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री बनाना चाहती कमलनाथ जी को, लेकिन हम मेहनत ज्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि अंतर इतना रहे कि अब कोई और ऐसा गद्दार पैदा ना हो पाए कि जो खरीद फरोख्त के माध्यम से इधर उधर हो जाए। अब अंतर की लड़ाई है, अंतर ज्यादा रहेगा तो ये खरीद फरोख्त की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे छत्तीसगढ़ में ने प्रयास किए, कुछ नहीं कर पाया, राजस्थान में कुछ नहीं कर पाया, मध्य प्रदेश में थोड़ा बॉर्डर था। क्या तो इस बार कांग्रेस कोई वचन पत्र कुछ इस टाइप का कुछ कराने वाली है ऐसे नेताओं से कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप छोड़ के नहीं जाना? बात वचन पत्र की नहीं है, बात इसकी है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मैंने पहले ही कहा, उनको 50 टिकट दे दिए उनके कहने से, तो वो तो उनके कार्यकर्ता थे, उनके भक्त थे, उनके कहने से भाजपा में चले गए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिताऊ कैंडिडेट को, पार्टी के प्रति निष्ठावान को, विचारधारा के व्यक्ति को टिकट मिलेगा, और वो से आप खरीद नहीं सकते। और खरीद नहीं सकते तो सरकार मजबूती से काम करेगी, पूरे 5 साल काम करेगी। जो इन्होंने 20 साल में बिगाड़ा है, माननीय कमलनाथ जी 5 साल में उसकी भरपाई करेंगे। चलिए अनिल जी, अब मान लिया जाए कि बीजेपी भी ये मान चुकी है कि अब वो समय है 2023 का कि किसने किसी भी तरह की जो पार्टी गाइडलाइन है उसको तोड़ा हो। अब सारे गुनाह माफ हैं, चूंकि अब चुनाव है, इसलिए आप आइए, आपका स्वागत है। देखिए, मैं पहले स्वदेश जी की
आरोप का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा गुजरात मॉडल की बात करी थी, तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से ऊपर बाहर लाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया और बीमारू राज्य से बाहर आया है। ये बीमारू और कब गुजरात था? मॉडल की जो बात हुई थी, गुजरात मॉडल संगठन स्तर पर जो बूथ स्तर पे हमारे काम हुए थे, 2003 से पहले प्रभारी पेज बीमारू प्रभारी बनाए गए थे। बीजेपी क्या बताती है। बीमारू थे उस समय, स्पष्ट करेंगे आप? वो आधार पे है, जब न मध्य सड़क प्रदेश थी, में न कर्जा बिजली कितना थी, था? न पानी आज थी, एक प्रति टापू व्यक्ति गड्ढा कर्जा बना रखा 55,000 रुपए है। था। 55,000 आप रुपए, जो है 4 लाख हजार करोड़ के लगभग कर्जा हो गया 55,000 मध्य रुपए हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने की दिया था, आपने तो सरकार बंद पर। कर दिया था और साहब, सरकार आपने पर नहीं संबल हुआ, योजना बंद कर आम दी आदमी थी, पर हुआ है। आपने सारी योजनाएं बंद 85,000 करने का किसान काम पर किया कर्जा था। है। आपको 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड 35 मिला लाख डिफाल्टर आपने किए और हैं। उसके आप दौरान अपने वादे पूरे नहीं आपकी कर पाए, शासन काल के बेरोजगारी दौरान भत्ता आपने नहीं दिया, 15,126 किसानों प्रधानमंत्री ने आवास का पैसा भी आत्महत्या खा की। गए, आप ये हम उसको नहीं नहीं कह रहे, दे पाए एनसीआरबी आप। के आंकड़े कह रहे और हैं। आप तो हमारे आप क्या ऊपर कह सकते हो आरोप उसको, लगा वो इस रहे बात हैं। को कि आपने कोई क्या भी कर दिया? किसान आपने नहीं। फट्टा बैठा दिया मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है अनिल जी की बात आ जाए। दिग्विजय जी ने सुदेश जी किया मैं था। आ जाऊंगा आपके पास। अनिल जी की बात आ दिग्विजय जी जाए ने जी। किया अनिल था। जी बोलिए। आप सुनना नहीं चाहते हैं। और दूसरा, मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने सिंधिया जी पर आरोप लगाए थे, ये इनके हाँ। परिवारवाद, गुटबाजी और अंदरूनी की कलह से ये इसको संभाल नहीं पाए। हाँ। और आज भी वही स्थिति है। कल आपने देखा ही है, दिग्विजय सिंह ने कहा भी हो, तो ये इनकी अंदरूनी कला है, इसको बचा नहीं पा रहे हैं। हाँ। दूसरा, ये आरोप लगाते हैं कि पैसे की खरीद फरोख्त हुई थी, तो क्या यादवेंद्र सिंह जी आए हैं? हाँ। तो क्या उनको भी पैसे देके लाए हैं? मेरा ही सवाल है। अरे विपक्ष और में क्या कोई इनके- बिक के नहीं आता क्या- साहब, लॉजिकली बात तो करिए आप। सत्ता के लिए बिक सुनिए, सकता है कोई, विपक्ष में कोई नहीं सुनिए। आएगा सत्ता छोड़ के। आप कैसी बात कर रहे हो? सुनिए। IIT 24 बड़ा चैनल है, इसको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग चलिए, देख रहे अनिल जी, हैं। आप क्या कह रहे हो? चलिए, विपक्ष में कोई बिक के पैसे आएगा? वाली सुदेश जी पार्टी बात है आ जाने साहब, दिया। और हमारे अनिल- संस्कार भी पैसे है। के लिए लाते हैं अनिल लोग। जी, अनिल जी, आपका ही ठीक है। आरोप है, मैं लॉजिकली बात कर जी, रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए। कह रहे हैं, लोग पैसे के लिए बोलिए, आते हैं। बोलिए, समय है आपके जब पास, आप बोल लीजिए। पार्टी सत्ता में हो या ना हो सत्ता में, जी। लेकिन जब पैसे के लिए लोग आते हैं तो आप पैसे देंगे तो आपके लिए भी आएंगे। जी। और दूसरा सवाल ये है कि उनके जो भाई हैं अजय सिंह यादव जी, हाँ। जिनको हमने पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जी, हुआ, जी। क्या ये भी उनके साथ चले गए हैं? हाँ। इनके परिवार के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सदस्य बने हैं। हाँ। क्या अब ये भी इनके साथ आ गए हैं? हाँ। ये बात रही मोना मुस्तानी जी की बात, तो वो आपको पार्टी को छोड़ के आई है। इसमें कारण है दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह के गढ़ से आती है वो, उनका कोई संवाद नहीं रहा है। चलो, आपने दिग्विजय गढ़ तो सिंह ने बोल दिया है। स्वयं स्वीकार किया है। ये सारी कारण रहे हैं और आप इनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि पैसा लेके आई। ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी बोलिए। चलिए, जी। हर्षवर्धन जी के पास में आ जाता हूं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से अब इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी के तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इनसे बात बनेगी इन पार्टियों की, यानी कि बेड़ा पार होगा जिस मकसद से इनको लिया जा रहा है? हालांकि आपने कहा था कि तमाम सारे समीकरण जो हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य तरह के समीकरण हो, इसके जरिए इस तरह के जो चेहरे आ रहे हैं उनको साधा जा रहा है। देखिए, इस बात की तो भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि जिस मकसद से उनकी घर वापसी कराई जा रही है या फिर पाला बदल कराया जा रहा है, वो मकसद सफल ही हो जाएगा। वो तो चुनाव, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया, कि बहुत ही इस बार दुष्कर होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जी। लेकिन ये बात तो देखिए, आप किसी खास वर्ग के व्यक्ति को अपनी पार्टी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात होती है साहब, कि देखिए जो आपका बंदा है वो हमारे साथ आ चुका है। तो मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव की इस घड़ी में। हालांकि देखिए, आज की तारीख में हम बात करें तो आज अभी हम मार्च के आखिर में बैठे हैं और चुनाव नवंबर में होने हैं। तो इस बीच जो नर्मदा है उसमें बहुत सारा पानी भी बह जाना है, नए मुद्दे आएंगे, नए समीकरण आएंगे, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो दिया जाता है इस तरीके से। क्या हर्षवर्धन साहब, आपने तमाम सारे चुनाव देखे होंगे एमपी के, 6 महीने का वक्त जिस तरह से अब बचा हुआ है, मुझे लगता है अक्टूबर में जो आचार संहिता है उसके आसपास फर्स्ट वीक पे लग जाएगी। इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, एक अलग तासीर लिए होगा। जो रण है, जो घमासान है, वो अलग तरह का देखने को मिलेगा इस बार। 2-3 समीकरण है। पहली बात तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सत्ता में दोबारा लेके आए, भाजपा को मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन उनको पूर्ण कार्यकाल नहीं मिला है काम करने के लिए। तो उसका कितना असर जनता में हो पाया है। दूसरी बात, जो सिंधिया का जो गुट है, जो कि पाला बदल के आया था भाजपा में, और हालांकि उपचुनाव में उनमें से अधिकांश लोग जीत गए थे पार्टी बदलने के बावजूद, अब सिंधिया के गुट के लोगों को कितनों टिकट मिलता है साहब, ये भी हम देखेंगे कि चुनाव में क्या होता है। तीसरी बात,
कि कमलनाथ की पूरी ये कोशिश होगी कि जो सत्ता उनकी थाली से छीन ली गई थी उसको वो किसी भी हद तक हासिल करे, क्योंकि कमलनाथ की मुझे लगता है कि वो अपने जो राजनीतिक करियर है उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए उम्र के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो करो या मरो की लड़ाई होगी कांग्रेस। चलिए सर, बिल्कुल करो और मरो की जो स्थिति है इस बार के चुनाव में दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो एक कसक है, जो टीस है कि सरकार 5 साल के लिए लेकर आए थे, 1.5 साल में ही सरकार गिर गई। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी कहीं इस बात की कसक है कि 2018 में जो चुनाव हुए थे, जो जादुई आंकड़ा है 116 का, उससे कुछ पीछे रह गए थे और यही कारण है कि दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर 23 की जो डगर है वो आसान नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। यही कारण है कि लगातार नई रणनीति, नई स्ट्रेटजी पे दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।